तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। पहला आपको मैं बताऊंगा कि शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार नहीं बताया था आपको, ठीक है, तो वो एक बार फटाफट से कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है कोलिजन्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताने वाला हूँ, तो देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक बलून है, उसके नीचे एक बंदर है, ठीक है। एचसी वर्मा को बड़े पसंद है बंदर। तो ये जो बलून है इसकी लेंथ ये जो है ये है एल, ठीक है। तो ये जो बंदर है ना ये चढ़ के चला गया ऊपर, इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। ये चढ़ गया ऊपर, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखो बंदर ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ेगा, अब इन दोनों पे इन दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, ठीक है। अभी तुम्हें ग्रेविटी को अभी के लिए हटा दो सिस्टम से, ठीक है, अभी वो सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर तुम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मानो तो ये ऊपर चढ़ेगा तो ये बलून नीचे आएगा। सोच के देखो ना, टॉम एंड जेरी में नहीं देखा तुमने, टॉम एंड जेरी में टॉम ऊपर चढ़ रहा होता है तो नीचे रस्सी आती जाती है ना, वैसे ही कुछ। तो ये बलून नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को सेम जगह रखना है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास को सेम जगह पे रखना है हमको। या तो ऐसे देखो कि इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है, ये बलून हवा में तैर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो बॉयंसी ने अपने आप देख रखा है, इसलिए अपन ये नहीं देखेंगे ग्रेविटेशनल लग रही है भैया तो अब यहाँ पे कैसे लगा सकते हो सेंटर ऑफ मास। तो हमने ये बोल रखा है कि आकाश में बलून तैर रहा है, उस पर लटका है, ये रेस्ट पे है ये सिस्टम, मतलब समझ रहे हो, बैलेंस फोर्सेज है। फोर्स कुछ नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट जगह रहेगा, तो इसलिए बलून नीचे आएगा। तो हमें ये पूछा है कि बलून कितना नीचे आएगा, ठीक है। तो अब इसमें अपन सेंटर ऑफ मास सेम जगह रखेंगे। तो अपन ने ये देखा, अब इन क्वेश्चनों करने का एक स्पेशल तरीका होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो कि बलून जो है वो x डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है, और बंदा चढ़ गया l डिस्टेंस ऊपर, यहां गया बंदर। तो तुम ये देखो बंदर का नेट मूवमेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो बंदर का नेट मूवमेंट अपर कितना हुआ है, l, तो ऊपर चढ़ा है अपनी तरफ से विद रेस्पेक्ट टू दिस स्ट्रिंग, लेकिन ये स्ट्रिंग भी तो नीचे आ गई x डिस्टेंस। देखो हमने x डिस्टेंस में निकालना है, लेकिन स्ट्रिंग भी तो x डिस्टेंस नीचे आ गई है, तो इसलिए हम लिखेंगे L माइनस एक्स मूवमेंट है आपके बंदर का, ठीक है। तो अब ये देखो, तो आपको क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास को सेम जगह रखना है। तो अपन ने पहले मान लिया कि चलो पहले पॉइंट जैसे 0 था, ठीक है। या तुम ऐसे मत करो, देखो सेंटर ऑफ मास की जो डेल्टा सी यू एम है ना वो 0 करनी है हमें। तो अगर हम ऐसा कर लें तो इसका क्या मतलब होगा कि m1 इंटू डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस m2 इंटू डेल्टा x2, ठीक है। वो तुम फॉर्मूला अगर लिखोगे ना, देखो m1 m2 तो चेंज हो नहीं रहे, जो वो फॉर्मूला नहीं होता है कि x1 x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस x2, ठीक है। तो अगर उसका डेल्टा अगर आप 0 करोगे ना तो ऐसा कुछ आ जाएगा, आप लिख के देख सकते हो, यही आता है, ठीक है। टेस्ट करना कि तुम कर पाते हो कि नहीं, सिंपल सी चीज़ें हो जाएगा। तो अपन ने लिखा पहले इसके लिए मास कैप, इसके लिए आपका ये जो हो गया ना, ये क्या कहते हैं इसको, बंदर के लिए मैंने लिखा कि बंदर का जो मूवमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। तो अब ये प्लस माइनस को तुम भूलो अभी के लिए, हम बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जितना बंदर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड बाई इट्स मास इज इक्वल टू जितना बलून नीचे आएगा मल्टीप्लाइड बाई इट्स मास, ठीक है। तो बलून कितना नीचे है आपका x, तो m इंटू एक्स, तो इससे आपका x कितना आ जाएगा, कैपिटल एम एल बाय एम प्लस एम, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड भी आपको कम से कम 5-6 एग्जाम्पल मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के। कभी ऐसा होता है कि एक ब्लॉक ऐसे स्लाइड होकर नीचे आ गया, तो वहाँ पे भी क्या मानेंगे कि यार ये एक्स मूव हुआ तो इसका नेट मूवमेंट कितना होगा, अगर ये एल है तो एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, बस उस चीज़ को विजुलाइज करके देखना है, ठीक है, और थोड़ा डायग्राम बनाओ, क्योंकि बाकी बच्चे पता है एल माइनस एक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट टाइम करके गलत आंसर ले आएंगे। तो हमें सोचना है यार कि किसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ हो रही है। तो आपको सोचना है कि यार बलून से लटक के बंदर ऊपर चढ़ रहा है, तो बलून अगर नीचे आएगा तो बंदर कैसे ऊपर नहीं आएगा, बंदर की या एल माइनस एक्स भी होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग भूल जाते हैं, तो आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपका शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते, तो मैं सोचा कि एग्जाम्पल में करा देता हूँ। अब इस पे देखो इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी है, जैसा मैंने कहा कि जेई में इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी होती है हर चीज़ की, तो अब सब चीज़ को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कवर कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहीं आपको मिलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपको बुक्स वगैरह में इतने ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, एचसी वर्मा वगैरह में। ये क्वेश्चन अगर आपको और प्रैक्टिस करें तो कोचिंग की शीट्स में आप जाइए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है।
और ये कॉन्सेप्ट यूजुअली कोचिंग्स में ज़्यादा आते हैं, जेई वगैरह में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जेई के अंदर देखो उनको अगर जैसे मेंस में 75 क्वेश्चन हो गए अब, ठीक है 2020 में जैसे, तो उनको 25 क्वेश्चन बनाने हैं, और जेई एडवांस के अंदर 40 क्वेश्चन बनाने हैं, तो उसमें वो इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन डाल दें कि भाई शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन डाल दें, उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, ठीक है। वो यूजुअली क्वेश्चन मिक्स टाइप के आते हैं कि रोटेशन हो गया या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, उसमें मिक्स क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बट एनीवे अब हम बात करते हैं कोलिजन, ठीक है। कोलिजन्स में आपकी सारी टूल्स तक यूज़ होंगी, ठीक है। कोलिजन्स में आपका एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज़ होगा, ठीक है, दो इक्वेशंस यूज़ होती है, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये दो इक्वेशंस यूज़ होती हैं। तो कोलिजन में क्या रहता है, आपको एक बॉल दे रखी होती है, एक दूसरी बॉल दे रखी होती है, दोनों भिड़ती हैं, ठीक है। तो ये अगर देखो अगर ये ऐसा है तो बाद में कैसे हो जाएंगे, दोनों भिड़ेंगे, फिर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जैसे ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको कॉलिजन सही से पढ़ने का तरीका है कि उसको कुछ पढ़ना ही नहीं है, कॉलिजन एक प्रॉब्लम होती है, लोग उसको एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं फालतू का, ठीक है। कैसे करना है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है आपको, मोमेंटम कंजर्व करना है और एनर्जी कंजर्व करनी है, बस खत्म बात, इतना ही होता है बस कॉलिजन में। अब कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही होती है, जो कॉलिजन होता है ना वो होता है आपका इनइलास्टिक या नॉन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो उस केस में एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो वहाँ पे एक दूसरा फंडा आता है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो पहला केस वो कि आपका दे रखा है कि आप जो कॉलिजन्स हो रहे हैं वो इलास्टिक कॉलिजन्स है। और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जेई में आने वाले 80% क्वेश्चन में इलास्टिक कॉलिजन ही हो रहा होगा एडवांस को मिला के, ठीक है। कभी कभी ही ऐसा क्वेश्चन होता है कि इलास्टिक पे क्वेश्चन दे देते हैं, इलास्टिक कॉलिजन ही होगी। इलास्टिक कॉलिजन में क्या करना है, तुम्हें एक बॉल दे रखी होगी मास m की, m1 और v1, ठीक है, v1 वेक्टर मान लो, ठीक है। एक और मास बॉल दे रखी कि m1 m2 और v2 वेक्टर की, ठीक है, इनके बीच में हो रहा है इलास्टिक कोलिजन, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन होती है, पहली है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो तुम ये मान लो कि इसके अंदर फाइनली इसकी जो v1 डैश मान लो और m2 v2 डैश इसका फाइनल वेलोसिटी मान लो तुम, ठीक है, फाइनली ऐसे कहीं जाने लग गई है। तो हम पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इक्वल टू, ये स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर, ओके। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ दिख नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको नोट ये करनी है कि अगर आपको इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना, तो यूजुअली कॉलिजन्स जो होते हैं वो इनडिटर्मिनिस्टिक होते हैं, मतलब तुम कह नहीं सकते कि बॉल कहाँ जाएगी, वो डिपेंड करेगी कि तुम्हारी बॉल कहाँ हिट हुई है, या कुछ भी रैंडम हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, दे रखा है, तो ये वेक्टर साइन हट जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। इसका कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होता है, तो लोग बात पता है क्या करते हैं, कोचिंग वाले इसका फॉर्मूला बता देते हैं। मतलब मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों जो इस चीज़ का फॉर्मूला रट के बैठे हैं, बड़ा अजीब सा फॉर्मूला आता है एक, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी का भी फॉर्मूला रट के बैठे हैं। भाई क्यों कर रहे हो ये सब हरकतें, स्पीड बढ़ाओ और ये क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी सीख लो ना, ये चीज़ तुम्हें जिंदगी भर काम भी आएगी और ये तुम्हारे पूरा IIT पेपर अच्छा कराएगी। लोग केवल इन चीज़ों से बचने के लिए लंबे लंबे फॉर्मूले याद करके रखते हैं। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझने लग गए ना फिजिक्स में और मैथ्स में और बाकी चीज़ों में भी, और बेसिक से काम करना सीख गए हैं, जिसमें मेहनत लगती है थोड़ा सीखने में, लेकिन एक बार सीख जाते हैं ना तो तुम्हें 100 फॉर्मूले की नहीं केवल 10 फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पूरा IIT JEE हार्डली 10 से 20 फॉर्मूले से निकाला होगा, ठीक है। ये 200 फॉर्मूले 300 फॉर्मूले जो याद करते हैं ना, उन लोगों का कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो ये सब फॉर्मूले याद करके बैठे होते हैं। क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। अब यहाँ पे क्या होगा, m1 की जगह 3 kg दिया होगा, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड दिया होगा, तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। उससे फिर तुम ये इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर दोनों आ जाएगा, खत्म बात, सिंपल, ओके। जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। अब यहाँ पे एक और इशू ये आता है, ये तो हो गया आपका भाई कैलकुलेशन का।
ठीक है। हाँ, तो आप ये कैलकुलेशन कर लोगे। अब कभी कभी क्या होता है कि कोलिजन्स ओब्लिक वगैरह भी होते हैं कि यार आपको क्या करेंगे कि इनमें से एक वेक्टर कोई दे रखा होगा किसी तरीके से, जैसे आपको बता दी, डायरेक्शन बता दी कि यार ये तो इस डायरेक्शन में जाने लग गया, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो वेक्टर साइन वापस आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक करके फिर अपन मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे। तो आप एक तरह से ये इक्वेशन एक्स में भी लिख सकते हो, वाई में भी लिख सकते हो, तो आपकी एक इक्वेशन और आ जाएगी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन और आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमको बता दिया कि फाइनली इनमें से एक बॉल ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वाई डायरेक्शन में, ठीक है, बता दिया जैसे। तो हम क्या करेंगे कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे। देखेंगे पहले वाई डायरेक्शन में कुछ था ही नहीं, तो जीरो लिख देंगे इधर, और फाइनली क्या लिख देंगे कि एक बॉल इधर जा रही है 3 की स्पीड से इंटू उसका मास प्लस ये सेम चीज फॉर अदर। तो अपने पास बेसिकली 3 इक्वेशन हो जाएंगी 2 डायमेंशनल कॉलिजन में। और आपके जो कॉलिजन होंगे जेई में 2 डायमेंशनल ही होने वाले हैं मोस्टली। 3 डायमेंशनल कभी गलती से हो जाता है, वेक्टर फॉर्म यूज करना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास फाइनली वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, v1x, सॉरी फाइनली जो आपके पास वेरिएबल्स हो गए ना फाइनली, ठीक है, जो आपको निकालने हैं, वो क्या हो गया, v1 डैश का x कंपोनेंट, v1 डैश का y कंपोनेंट, v2 डैश का x कंपोनेंट, v2 डैश का y कंपोनेंट। अब आप यहाँ देखो कि एक अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, एक अपने पास x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराने की इक्वेशन है, एक अपने पास y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराने की इक्वेशन है। तो अपने पास 4 वेरिएबल है ढूंढने को, और हमारे पास कितना डेटा दे रखा है, केवल 3 इक्वेशन। तो यानी कि आपको जब जब कॉलिजन का क्वेश्चन आएगा ना, तब तब आपको एक और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जैसे एक वेरी हो सकता है कि आपको इनमें से एक दे रखा हो कि ये ऊपर 3 की स्पीड से जाने लग गई, तो आपको v2 डैश वाई जैसे बता दिया, ऐसा कुछ है ना। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कैसे बनानी है। इक्वेशन लिखो x में, इक्वेशन लिखो y में, एनर्जी कंजर्व कराओ और फिर वैल्यू पुट कर दो, खत्म बात, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू दी होगी ऑलरेडी, नहीं दी है तो क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है। हाँ, तो ये हो गया आपका कॉलेजन का क्वेश्चन करने का। अब देखो कॉलेजन का क्वेश्चन मैं करूँ उसका कोई सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं है, करने का प्रोसीजर यही है। अब मैं करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉल का मास बता दूंगा, वेलोसिटी बता दूंगा, वैल्यू पुट कर करके तुम्हारा आंसर कर दूंगा, ठीक है। अब एक और होता है इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता है, एक चीज़ होती है ई, जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये चीज़ फिजिक्स, ये चीज़ एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, तो जेई में आने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, बट पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। जैसे तुम्हारी 2 बॉल्स हैं, ठीक है, वो पहले अप्रोच, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर आ रही थी, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर आ रही थी, तो वी अप्रोच कितना हो गया 4 बिफोर द कॉलिजन, ठीक है, ये बिफोर है और ये है आपका आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। ये ठीक है यार, इसमें याद क्या करना है भाई, ये है जो है डेफिनेशन है ई की, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके। अब जैसे तुम्हारा कॉलिजन होने के बाद यार ये दोनों बोल रखा है कि, ठीक है, कि ये 3 की स्पीड से जा रही है इधर और ये रेस्ट पे आ गई, जैसे मान लो, तो तुम्हारी वी सेपरेशन कितनी हो गई 3, तो ई कितना हो गया 3/4। अब ई की वैल्यू यूजुअली 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ई इक्वल टू 1 का मतलब होता है क्या, कि आपका जो कॉलिजन है वो इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब, सॉरी हाँ, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है, किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन जब दे रखा हो तो अपन को सिंपल जो मैंने पहले बताया, एनर्जी कंजर्व करा के 3 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ई इक्वल टू 0 जब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इसका मतलब ये होता है कि वी सेपरेशन कुछ है ही नहीं, मतलब तुम्हारी 2 बॉडीज कोलाइड हुई और दोनों एक साथ चिपक गई, ठीक है। तो अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना चिपकने वाले, इनमें आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनी नहीं सकती है। तो आप क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन वाले इक्वेशन की, तो आपके पास 2 इक्वेशन बचती है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि बॉडीज क्योंकि चिपक गई है ना, तो अपने पास m1 + m2 और एक ही वेरिएबल बच जाता है, केवल एक v हो जाता है, समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास इक्वेशंस कितनी है, मोमेंटम px कंजर्व कराना एक इक्वेशन हो गई, एक py कंजर्व कराना इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे तुम्हारे पास वेरिएबल केवल v वेक्टर है जिसमें vx और vy है। तो तुम्हारे पास 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, तो तुम सॉल्व कर लोगे। तो इनइलास्टिक के अंदर तुम्हें क्या करना है, बॉडीज ज्वाइन कर लेनी m1 + m2, तो तुम्हारे पास केवल 2 वेरिएबल्स बचेंगे vx और vy, क्योंकि एक ही बॉडी है, तो 2 नहीं 4 की जगह 2 वेरिएबल हो जाएंगे, और इक्वेशन तुम्हारे पास होगी 2, px कंजर्व कराना, py कंजर्व कराना। एनर्जी हालांकि यहाँ कंजर्व नहीं रहती है, क्योंकि कॉलिजन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस होगा ना, यहाँ पे जुड़ गई बॉडीज, तो ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा एनर्जी लॉस निकालो, तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली निकाल लो, ½ m1 + m2 × v²,
माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2v2 स्क्वायर। सिंपल। इसका भी लोग फॉर्मूला याद करते हैं, मुझे बड़ी बेवकूफ़ी लगती है, वो किसी काम का नहीं है वो। ओके, फॉर्मूलेबाजी नहीं करनी है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कॉलिजन का सबसे टफ क्वेश्चन होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे जेई में मुझे नहीं लगता कभी आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं यार कि ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दे रखी हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। वो ऐसी चीज़ें अवॉइड करेंगे यूजुअली फिजिक्स में, बट ठीक है, तब भी कभी आ जाए तो आपके पास पी एक्स वाली इक्वेशन है, पी वाई वाली इक्वेशन है, वेरिएबल्स क्या है, वी एक्स वन वी वन एक्स, ठीक है, वी वन वाई, मतलब वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन का एक्स कंपोनेंट, सॉरी डैश डैश, वी टू एक्स डैश और वी टू वाई डैश, ठीक है। ये नोटेशन से घबराओ मत, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें फाइनली चार चीज़ें फाइंड करनी है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे एक्स और वाई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे एक्स और वाई। तो हमें फाइंड करना है भाई चार वेरिएबल्स और हमें इक्वेशंस हैं दो। तो अपन क्या करें, तो अपन यहाँ पे ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक दो चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यूजुअली आपके जो जे में कॉलिजन्स होंगे ना वो वन डायमेंशनल होंगे, ठीक है। और स्पेशली जब कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन पूछा होगा तो वन डायमेंशनल ही होगा, जबरदस्ती नहीं घुसेंगे टू डायमेंशनल में। तो अभी के लिए आप वन डायमेंशनल कंसिडर करो, तो वाई वाली चीज़ें हटा दो। अब तुम्हारे पास बचे दो इक्वेशन, सॉरी एक इक्वेशन बची, पी एक्स कंजर्व करा दोगे और वेरिएबल्स हैं दो। तो अब दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी, तो वो आएगी यहाँ से। तो तुम्हें ई की वैल्यू जैसे दे रखी है, तो अगर जैसे, तो देखो तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, वी टू डैश एक्स माइनस वी वन डैश एक्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी बिफोर, वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स, ठीक है। ई की वैल्यू दी होगी, तो इससे तुम्हें एक और इक्वेशन मिल गई जो इन दोनों को रिलेट कर रही है। यहाँ से एक और इक्वेशन मिल गई, तो तुम सॉल्व करके आंसर ले आओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनइलास्टिक कोलिजन। इसी के साथ आपका कोलिजन कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, पहले मैंने तुम्हें बताया शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, कभी कभी आ जाता है, तो मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। तो उसमें तुम्हें ये कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है कि तुम जिस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हो वो खुद भी मूव हो रहा है, ओके। जैसे अपने देखा बंदर ऊपर चढ़ेगा तो बलून भी नीचे आएगा, उससे बंदर की पोजीशन भी अफेक्ट होगी, सो उसको कंसिडर करना है। फिर हमने बात की थोड़ी बहुत कोलिजन वगैरह की। कोलिजन में पहले देखा इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो उसमें तीन इक्वेशंस हो जाती हैं, पी एक्स कंजर्वेशन, पी वाई कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। यूजुअली जेई के अंदर वाई कंपोनेंट की चीज़ें आती नहीं है, तो वो आप हटा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा, मैंने तुम्हें टफ करके बताया थोड़ा, जिससे तुम आसान चीज़ आसानी से कर पाओ, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया क्या इनइलास्टिक कोलिजन में क्या करना है। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज ज्वाइन हो जाती हैं, तो तुम्हें वेलोसिटी फाइनल के केवल दो ही कंपोनेंट्स होंगे, तो दो इक्वेशन, पी एक्स कंजर्वेशन, पी वाई कंजर्वेशन और सॉल्व। जब आ जाए मिडल वाला कि इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, नॉर्मल इनइलास्टिक है, जिसमें तुम्हें ई की वैल्यू दी है, तो एक इक्वेशन तो तुम्हारी पी एक्स से आ जाएगी और एक इक्वेशन तुम्हारी आ जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। अब हम बात अगर करें उसकी ऑब्लिक कोलिजन इनइलास्टिक वाला, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे पास पी वाई की इक्वेशन और हो जाएगी, एक ई की इक्वेशन हो जाएगी, बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर आ जाएंगे थोड़े। तो वैसा क्वेश्चन जेई में कोई नहीं पूछने वाला है, थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, बट फिर भी अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कोलिजन के क्वेश्चंस में जब एक्स और वाई दोनों हो, तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई दी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि आपको फाइनली फाइंड करनी है चार चीज़ें, वी एक्स वन, वी एक्स टू, वी वाई वन, वी वाई टू। फाइनली चार चीज़ फाइंड करनी है। इक्वेशंस क्या क्या है, एक तुम्हारी ई की इक्वेशन हो गई, एक तुम्हारी हो गई पी एक्स कंजर्वेशन, एक हो गया पी वाई कंजर्वेशन। चौथी चीज़ नहीं पता होगी तो तुम्हारा जो कॉलिजन है इनडिटर्मिनिस्टिक होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब रैंडम इवेंट नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक इवेंट है, लेकिन पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है, ठीक है। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन हमने किए, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास देखे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की कि पी अगर सेम रहेगा अगर एफ जीरो है सिस्टम पे, ठीक है, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। कोलिजन वाले, सॉरी एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस किए, काफ़ी ज़्यादा आते हैं वो। इसके अलावा हमने बात की कोलिजन्स के बारे में, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोमेंटम के बारे में बात की, और भी बहुत सारी बातें की। तो ये आपका कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का एक बेसिक हिस्सा कवर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा C1। अब हम जाएंगे रोटेशन के अंदर, SHM के अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर, जो थोड़े से मोर इन्वॉल्व टॉपिक्स हैं, ओके। वैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगभग साथ साथ करने की कोशिश करूंगा, तो
तो यार यहाँ पे हो गया आपका ये सेंटर ऑफ मास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।